हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। चलिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सूचक के बारे में कि सूचक होते क्या हैं और सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा अम्ल एवं क्षारक जो होता है उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, वो अन्य किसी और चीज़ों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में बेसिकली हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, है ना। तो अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण जो है वो क्या है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। तो धातु की अभिक्रिया जो होता है वो अम्ल के साथ कैसे होता है। तो धातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जैसे अम्ल है, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल, किसी भी अम्ल के साथ हम किसी भी धातु को अभिक्रिया करा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल है जिसका नाम मैंने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जिंक के साथ, ये क्या है आपका जिंक, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जिंक से के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या है, हमारा एक लवण है, ये क्या है जिंक क्लोराइड, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, है ना। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अब धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मुक्त करता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं कि यदि किसी धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्षार भी लिखा है कि यदि किसी धातु को क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो वहां भी हमारा क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि एग्जांपल 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Na2ZnO2, Na2ZnO2 सॉरी, जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनता है हमारा, सोडियम जिंकेट कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक पॉप स्टेट होता है कि किसी भी, इसका पॉप स्टेट का यूज कहाँ करते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हो रहा है इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पहचान एक पॉप स्टेट की ध्वनि के साथ किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी कि जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं और हम जान रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो उस हाइड्रोजन गैस के पास, उस परख नली के पास यदि हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले जाते हैं तो मोमबत्ती जो जल रही है वहां पे क्या होगा, एक पॉप स्टेट की तरह क्या होगा, एक फट फट की तरह का क्या होगा, आवाज निकलेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो अति दहनशील पदार्थ होता है ना, दहन करने में मदद करता है वो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे पॉप स्टेट की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी पता अगर करना है, हमें जांच करना है, तो उस परख नली के पास हम एक जलती हुई मोमबत्ती को
ले जाना पड़ेगा, और जब उसमें पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, फट फट की ध्वनि के साथ वो जलता हुआ दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और इसका उपयोग भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया धातु कि अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है। जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तब भी लवण बनाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि और है कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है, किसके साथ जब लवण अभिक्रिया करता है तो किस तरह से या किस प्रकार का उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जब धातु क्या है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया है ना, कि जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और जब कोई अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्ल जब किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखिए 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा धातु कार्बोनेट है। ये जब अभिक्रिया करता है परस्पर तो क्या बनता है, लवण का निर्माण करता है, जिसे हम लोग नमक भी बोलते हैं साधारण शब्दों में। ये एक्वस होता है, जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, प्लस CO2 गैस के रूप में रिलीज होता है, हाइड्रोजन ये H2O जल के रूप में हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जब अम्ल क्या होता है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, गैस प्लस जल लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया हमने क्या कराया, किससे कराया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये क्या है, NaHCO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको लवण बोलते हैं। ठीक है, एक्वस के रूप में प्राप्त होगा, जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होगा, प्लस CO2 गैस के रूप में रिलीज होगा, और प्लस ये क्या होगा, जल जो होगा हमारा लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगा। तो यहाँ मैंने देखा कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जल का निर्माण करता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब भी क्या करता है, वो लवण का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जल का निर्माण करता है। अगर इसको देखते हैं कि क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे करता है कोई भी अम्ल, है ना, अम्ल धातु जो है, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ क्या कोई अभिक्रिया करता है, तो नहीं। कोई भी धातु कार्बोनेट तथा कोई भी धातु बाइकार्बोनेट किसी भी क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कोई भी धातु कार्बोनेट तथा कोई भी धातु बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं कि CO2। यहाँ मैंने देखा कि जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो CO2 की जांच मैंने लिखा है कि उत्पादित CO2 को जब चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। यदि सपोज कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उत्पन्न होता है उसको क्या करेंगे, अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कलर का कर देता है। इसका मतलब ये समझेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे CaOH Hol2, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 प्रवाहित करते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, जो एक होता है सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है, एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। सफेद अवक्षेप कहने का मतलब होता है एक सॉलिड रूप में एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लोग संगमरमर भी कहा जाता है, जो हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या हुआ, हमें जल जो हुआ
लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर जल में घुलनशील होता तो हम लोग अगर घर में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाते हैं या फिर संगमरमर का यूज करते हैं, है ना, फ्लोर पे लगाने के लिए, तो अगर जल डालते, पानी डालते तो क्या होता, घुल जाता है ना। तो यहाँ एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, जो क्या होता है कि ये अघुलनशील होता है, पानी में ये विलय नहीं होता है, एक सफेद अवक्षेप जो होता है सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है। यदि इसी तरह से क्या किया जाए, यदि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, यदि हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसमें जो मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा प्राप्त हुआ, उसमें क्या करते हैं, जल भी मिला देते हैं और जल के साथ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या होता है, हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है जलीय विलयन रूप में। और जब ये प्राप्त होगा तो इसे अगर हम जल में घोलेंगे तो ये आसानी से जल में घुलनशील होता है। इसलिए क्या होता है कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी जो होता है, जो पहले अविलय था, वो भी क्या हुआ, अब ये जो प्राप्त हुआ इससे Ca कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हुआ, जल में घुल जाता है। तो ये मैंने देखा कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है। ठीक है। साथ ही मैंने देखा कि क्षारक, जो क्षारक के साथ क्या धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्या अभिक्रिया करता है, तो नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, तो अम्ल और क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण का निर्माण करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं उसका परिभाषा, डिफिनेशन कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए इसमें अम्ल एवं क्षारक, ये तो बात होगी। थर्ड देखते हैं कि अम्ल और क्षारक जो है कि परस्पर अभिक्रिया करने के बाद क्या परिणाम होता है। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या हमें क्या मिलता है ना। हम बोल सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल प्राप्त होता है ना। अर्थात इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि मान लीजिए कि कुछ कहीं पार्टी वगैरह में गए, थोड़ा सा अधिक खा लिए, है ना, तो क्या होता है कि लगता है कि नहीं यार, डकार कभी कभी आता है कि अम्लीय तरह का आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। तो इनो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, एक क्षारक होता है। और हमारे शरीर में क्या था, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमें अम्लीय डकार आता है ना। तो उस अम्लीय प्रभाव को, हमारे पेट में जो अम्ल अधिक मात्रा में बढ़ गया है, ठीक है, उसके कारण हमें वॉमिटिंग भी होती है, हो जाती है ना, थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो उस अम्लीय प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं दुकान, हाँ इनो लीजिए, 1 मिनट में झंझट खत्म। तो क्या होता है, इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है, हमारे पेट में जैसे ही जाता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। जैसे ही नष्ट होता है हमें रिलैक्स महसूस होने लगता है, हमें लगता है कि अच्छा इन्होंने तो कमाल कर दिया, है ना। तो वो क्या होता है, हमारे पेट में जो था अम्ल जो अधिक मात्रा में बन रहा था, उसकी मात्रा को क्या किया, वो न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, कभी भी कोई भी अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है, अर्थात ये एक दूसरे के प्रभाव को भी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षारक है, ये अम्ल है। जब क्षारक अम्ल के साथ परस्पर अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, प्लस H2O जलीय विलयन, जो जल प्राप्त हुआ, है ना, लवण और जल का निर्माण किया। अब उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई
एक प्रबल अम्ल है, मैंने प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में भी बात किया कि जिसकी कैपेसिटी क्या होता है, अधिक होता है ना। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब अधिक शक्तिशाली, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक मतलब कम क्षारकीय गुण उसमें। तो अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो बताइए शक्तिशाली कौन हुआ, ये हुआ। अर्थात इसके पावर को नष्ट तो कर देता है लेकिन इसका पावर उसके साथ बच भी जाता है, कैपेसिटी बच भी जाता है। अर्थात ये जो रिजल्ट होगा हमारा अम्लीय स्वभाव होगा, जो लवण प्राप्त होगा वो क्या होगा, अम्लीय लवण होगा, प्लस जल का निर्माण करेगा, है ना। इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा, है ना। 7 से कम पीएच के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि पीएच होता क्या है ना, और ये पीएच वैल्यू कैसे होता है, अम्ल का कितना होता है, क्षारक का कितना होता है, ठीक है। सिंपली ऐसे अभी भी दिखा देते हैं कि पीएच का मान जो होता है 0 से 14 तक लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 7 जो होता है, 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन होता है ना। अर्थात अगर ये 7 से कम, जितना कम है वो उतना अधिक प्रबल अम्ल होगा। पीएच मान 7 से कम जिसका है, यानी कि 0 की तरफ जो भी जाता जा रहा है वो क्या होगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल। और 7 से जैसे ही इधर ही पीएच मान इसका बढ़ रहा है, ठीक है, तो किधर जा रहा है, दुर्बल क्षारक की तरफ जाएगा, प्रबल क्षारक बनता जाएगा। इधर जो रहेगा वो दुर्बल क्षारक, और इधर जैसे ही बढ़ता गया वो क्या हो गया, प्रबल क्षारक। यहाँ से इधर जैसे ही बढ़ते गया प्रबल अम्ल, और इधर जो रहेगा वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो इसके मतलब बेसिकली मैं बात करूंगा, अभी एक वीडियो इसका भी बनाऊंगा कि पीएच स्केल होता क्या है। तभी सिंपली यहाँ समझ लीजिए, दुर्बल अम्ल जब प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्षारकीय लवण बनाता है, प्लस जल का निर्माण करता है। इसका बताइए पीएच मान जो होगा कि क्षारीय लवण का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा कि अधिक होगा। तो यहाँ क्या होगा, पीएच मान, पीएच का मान 7 से अधिक होगा, है ना, अधिक होगा। अब यहाँ जब कोई प्रबल अम्ल है, एक प्रबल अम्ल भी है और प्रबल क्षारक है, दोनों का कैपेसिटी बराबर, दो ताकतवर आदमी जिसका ताकत दोनों का सेम, तो एक दूसरे को लड़ा दे तो ना तो वो इधर धक्का देगा और ना ही वो उसको उधर हटा सकता है। दोनों क्या होगा, एक दूसरे का बल जो होगा जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जितना बल इधर से लगेगा उतना ही बल उधर से लगेगा। सेम उसी प्रकार का प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे के पावर को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए हमें कैसा लवण प्राप्त होता है, उदासीन लवण प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है। यहाँ जो पीएच जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। पीएच वैल्यू जो होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है, 7। दुर्बल अम्ल अगर दुर्बल क्षारक के साथ, तो यहाँ भी देखिए इसका भी कैपेसिटी उतना ही, इसका भी कैपेसिटी उतना ही, है ना। तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा, और इस प्रकार हमें उदासीन लवण प्राप्त होगा, प्लस जल प्राप्त होगा। और यहाँ भी इसका पीएच मान जो होगा वो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो आज मैंने देखा कि अम्ल जो है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है। धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, कॉपर स्टेट क्या है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे, जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं तो क्या होता है, जो एक अवक्षेप प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। लेकिन उससे पहले जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो जल में अघुलनशील होता है, जिसे एक सफेद अवक्षेप के रूप में माना जाता है। तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक जो था, वो अम्ल क्षारक कैसे परस्पर अभिक्रिया करते धातु के साथ और धातु ऑक्साइड के साथ, है ना। अम्ल जो है, क्षारक जो है, कैसे परस्पर एक दूसरे के साथ भी अभिक्रिया करता है, इसके बारे में भी मैंने डिस्क्राइब किया, विश्लेषण किया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा पीएच स्केल के बारे में, कि पीएच स्केल होता क्या है, इसका काम क्या है, इसे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, विभिन्न तरह का पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एमके क्लासेस। थैंक यू।